Hello everyone. Hi Ahmad. Yes, ma'am. Good evening. Good evening. How are you guys? How was the day? It was good. Okay. Okay. I'm good too, Prachi. चलो आज we are going to study a very new concept. ठीक है? The concept of implied authority. ठीक है? The concept of implied authority. ठीक है? अब last class में what we have studied, we studied the relations between the partners. ठीक है? You know, पार्टनर्स के बीच में क्या क्या रिलेशंस होंगे हमने वो पढ़ा था, राइट? नाउ we'll start with a new chapter altogether which says that relations of partners to third party. ठीक है? अब थर्ड पार्टी से पूरी फर्म के या वो जो भी पार्टनर्स हैं उनका क्या रिलेशन होगा, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट टुडे. ओके, सो हमने एक चीज देखी है, ठीक है, दैट कोई भी फर्म, एनी फर्म, ओके, एनी फर्म जो भी लाइबिलिटी इनकर करती है, वो लाइबिलिटी किसके लिए इनकर करती है, क्यों करती है? फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म. ठीक है? सो द लाइबिलिटी दैट पार्टनर्स, ओके, द लाइबिलिटी दैट पार्टनर्स इनकर, ठीक है, इज फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म. ठीक है? अब एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है. क्या है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि भाई एक्ट ऑफ द फर्म का मतलब क्या है? What is the meaning of act of the firm? Can anybody in the class tell me that what is the meaning of act of the firm? Yes, anyone? बहुत सिंपल सा आंसर है यार. एक्ट ऑफ द फर्म का मतलब क्या होगा? Yes, अहमद? Any transaction or conduct that's been done on behalf of the firm by its partners. Yes, okay. Anybody else who want to try? Yes, Farah? Anything done in the course of business. Okay. Anything done. Okay, if anything done in the course of business, तो ये जो doing है वो कौन करेगा? Who will? Like partners. Yes, right. Yeah, Jatin. An act done in the name of the business and by the partners. Perfect. So yeah, अब यहाँ पर एक्ट ऑफ द फर्म का मतलब क्या है? अब अगर हम देखें तो एक फर्म जो होती है, ठीक है, अब अ फर्म इज इनकेपेबल, ठीक है, अ फर्म इज इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग बाय इटसेल्फ, है ना? अब एक फर्म जो है वो तो इनकेपेबल है, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकती है, राइट? क्योंकि हमने पढ़ा है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है ना? तो बट इसमें जो भी एक्ट पार्टनर्स कर रहे हैं, whatever act is done by the partners, that is to be that is regarded as the act of the firm. ठीक है? जो फर्म है, ठीक है, फर्म खुद में तो इनकेपेबल है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. ठीक है? अब यहां पर जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, द पार्टनर्स, whatever act which is done by partners, ठीक है, it is going to be regarded as the act of the firm. ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि अब ये पार्टनर्स हैं, ठीक है, अब हम ये कब बोलेंगे कि यार अब क्या ये जो पार्टनर्स हैं, जो इनका एक्ट है, ठीक है, ये जो पार्टनर्स जो एक्ट कर रहे हैं वो एक्ट ऑफ द फर्म में कैसे आएंगे? ठीक है? सो व्हाट एक्ट्स, कौन से एक्ट ऐसे हैं जो पार्टनर्स करेंगे जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक्ट ऑफ द फर्म में आएंगे? ठीक है? नाउ इसका जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन का आंसर है ना कि भाई व्हाट एक्ट्स ऑफ द पार्टनर आर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, ठीक है, ये हमको आंसर मिलेगा सेक्शन 18 में. ठीक है? सो एनीबडी प्लीज रीड सेक्शन 18 फॉर मी. Yes, Ahmad. Section 18, partner to be agent of the firm. Subject to the provisions of this act, a partner is the agent of the firm for the purpose of the business of the firm. Yeah. अब हमने जब एसेंशियल्स पढ़े थे पार्टनरशिप के, व्हेन वी स्टडीड द एसेंशियल्स ऑफ द पार्टनरशिप, हमने एक वहां पर कॉन्सेप्ट पढ़ा था म्यूचुअल एजेंसी का. म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं होगी.
तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल एजेंट हो सकता है, एजेंट भी प्रिंसिपल हो सकता है, राइट? बट यहां पर मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, माय क्वेश्चन इज दैट पार्टनर एक एजेंट किस पर्पस के लिए बनेगा? कैन एनीबडी टेल मी इन द क्लास फॉर व्हाट पर्पस अ पार्टनर कैन बी अ एजेंट? एनीबडी? यस मरियम? Ma'am, when he is representing all the partners in a course of in the course of business. Okay. Yes, Divya? Ma'am, for conducting the business of the firm. Yes, yes. तो हम ये पार्टनर एजेंट उस किस पर्पस के लिए रहेगा? जो कि हम बिजनेस कर रहे हैं, जो कि जो भी फर्म का बिजनेस है उसके लिए एक पार्टनर एजेंट माना जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं द एक्ट ऑफ द पार्टनर, ठीक है, डन बाय हिम एज एन एजेंट इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस इज द एक्ट ऑफ द फर्म? Yes, ma'am. एक्ट डन बाय अ पार्टनर, ठीक है, कोई भी एक्ट कोई भी पार्टनर कर रहा है, ठीक है, और वो कैसे कर रहा है? एक एजेंट बन के कर रहा है, और कैसे कर रहा है? यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम एक्ट ऑफ द फर्म कह सकते हैं। Yes, ma'am. है ना? तो इसका मतलब यहाँ पर यही है, ये सेक्शन 18 आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा है, ठीक है, कि पार्टनर, हमने जब म्यूचुअल एजेंसी पढ़ा तो एवरी पार्टनर एम्ब्रेसेस द कैरेक्टर ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है, दोनों कैरेक्टर्स प्ले करता है, प्रिंसिपल का भी करता है, एजेंट का भी करता है। बट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि भैया जो पार्टनर एक एजेंट की तरह रहता है उसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है कि भाई जो बिजनेस फर्म है, ठीक है, जो बिजनेस का जो फर्म का बिजनेस है उसके लिए वो एज एन एजेंट काम करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो सिर्फ यही कहना चाह रहा है कि भैया जो भी बिजनेस है फर्म का उसके लिए एक पार्टनर एजेंट होगा, ठीक है, और जो भी पार्टनर है, ठीक है, जब वो एज एन एजेंट काम कर रहा है उसके यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम उसको कहेंगे एक्ट ऑफ द फर्म, ठीक है, और यही इम्प्लाइड अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इम्प्लाइड अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो जब भी एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म होती है, ठीक है, अभी जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि सबकी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, सबकी लाइबिलिटीज हैं, फर्म की लाइबिलिटी भी है, ठीक है। तो जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म फॉर्म होती है, व्हेनेवर अ पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म्ड, देयर आर अथॉरिटीज, ओके, देयर आर अथॉरिटीज का मतलब अब यहाँ पर क्या होगा कि व्हाट पावर्स वन पार्टनर हैज, ठीक है। इफ देयर आर 3 पार्टनर्स, अगर वहां पर 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों की क्या क्या पावर होंगी, कितनी अथॉरिटी में ये तीनों काम करेंगे, राइट। और ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? ये डिसाइड करेंगे पार्टनर्स, और पार्टनर्स 2 तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, या तो एक्सप्रेसली भी कर सकते हैं या तो इम्प्लाइडली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर है, अगर हम एक्सप्रेस अथॉरिटी देखेंगे तो वो हम सेक्शन 11 में पढ़ेंगे, और अगर हम इम्प्लाइड अथॉरिटी देखेंगे तो वो हम सेक्शन 19 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्रेस अथॉरिटी का क्या है, पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं अपन, ठीक है। सो देयर आर 3 पार्टनर्स, ठीक है, क्या है? 3 पार्टनर हैं, राज, रश्मि एंड राहुल, ठीक है, देयर आर 3 पार्टनर्स। क्या काम करते हैं? सेकेंड हैंड कार का काम करते हैं, ठीक है। अब तीनों ने ना म्यूचुअली अग्री कर लिया कि राज बोला कि यार मैं सर्विसिंग देख लेता हूँ, ठीक है, सर्विसिंग डिपार्टमेंट आप मेरे को दे दो। रश्मि बोल रही है कि आई विल कीप पिक एंड ड्रॉप द कार्स, ठीक है, कहीं से भी सेकेंड हैंड गाड़ी अगर किसी को बेचनी होगी तो मैं वहां से लेकर आ जाऊंगी, और किसी को देनी होगी, डिलीवरी देनी होगी तो मैं वो छोड़ के भी आ जाऊंगी। और राहुल बोलता है कि मैं काउंटर पे बैठूंगा, रेट फाइनल करूंगा, सारे नेगोशिएशंस मैं करूंगा। अब मुझे एक बात बताओ कि इन लोगों ने जो म्यूचुअली डिसाइड किया है, ठीक है, जो भी अथॉरिटीज इन लोगों ने अपने बीच में बांटी हैं, ये उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया है, ठीक है। और अब ये अथॉरिटीज को एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, और कब तक क्रॉस नहीं कर सकते? अनलेस एंड अनटिल दे हैव अग्रीड कि यार चल ठीक है, आज राहुल तू नहीं है तो तेरा काम भी मैं संभाल लूंगी या मैं संभाल लूंगा। अगर दोनों के बीच में एग्रीमेंट है तो हो सकता है, और अगर नहीं है तो नहीं हो सकता है। अब तीनों ने अपनी अपनी अथॉरिटी संभाल रही हैं,
अब ना राहुल सर्विसिंग में कुछ बोलेगा, ना रश्मि कहते हैं काउंटर पे या रेट फाइनलाइजेशन में कुछ बोलेगी, और ना दोनों मिलके रश्मि के काम में इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये है एक्सप्रेस अथॉरिटी का एग्जाम्पल, जहां पर पार्टनर्स ने क्या किया, म्यूचुअली अग्री किया। अब वो चाहे रिटन कर ले चाहे ओरल कर ले। ठीक है, समझ आया सबको? अनम्यूट एंड टेल मी, आया कि नहीं आया Yes, समझ? ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Understood. ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सप्रेस अथॉरिटी हो गया। अच्छा, यस जतिन? Ma'am, the third point here is referring to the conduct of the partners. कौन सा? मे ऑल्सो बी इम्प्लाइड बाय अ कोर्स ऑफ डीलिंग। Yes, ma'am. अभी उस पे आएंगे, रुको, है ना? Okay. तो जब हम एक्सप्रेस अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 पॉइंट है भैया। म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, और एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर ये जो अथॉरिटी अभी जो जतिन ने पूछी, दैट इट मे ऑल्सो बी इम्प्लाइड बाय अ कोर्स ऑफ डीलिंग। ठीक है, अब इसके लिए जो हमको क्या देखना पड़ेगा, सेक्शन 19 को देखना पड़ेगा। ठीक है, सो समबडी प्लीज रीड सेक्शन 19। Jatin, please read section 19. Okay, ma'am. Yeah. Implied authority of partner as agent of the firm. Subject to the provisions of section 22, the act of a partner which is done to carry on in the usual way business of the kind carried on by the firm binds the firm. The authority of a partner to bind the firm conferred by this section is called his implied authority. बस stop. ठीक है, अब यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझो। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, जतिन, सृष्टि और मरियम। ठीक है, अब ये जतिन, सृष्टि और मरियम क्या कर रहे हैं कि जतिन, सृष्टि और मरियम ने एक मोबाइल शॉप का बिजनेस चालू किया। ठीक है, मोबाइल्स में डील करते हैं तीनों के तीनों। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा जब हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो हम क्रेडिट पे बहुत काम करते हैं। मतलब ये समझ लो कि अगर आज आपने मोबाइल किसी से लिया है, आपने क्रेडिट पे लिया, ठीक है, और उसको जब बेचना, आप जब उसको बेचोगे, ठीक है, और उससे जो प्रॉफिट आएगा वो आप अपने बायर को, मतलब सेलर जो जिनसे आपने खरीदा है, आप उनको दोगे। ठीक है, तो आपको अगर पता हो तो ये बिजनेस में बहुत क्रेडिट चलता है। ठीक है, काफी हद तक क्रेडिट चलता है जब तक आप प्रॉफिट अर्न करोगे। मतलब ऐसा रहता है कि अगर 10 लाख का माल उठाया है, ठीक है, तो आप उसको रोटेट करोगे, उसमें से प्रॉफिट कमाओगे, उसको वापस दोगे, फिर 10 लाख का क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है, समझ आया इतना सबको? ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब मतलब ये क्या है कि यहाँ पर एक बहुत बेसिक चीज है। बेसिक चीज क्या है कि भाई पुराना माल देगा, ठीक है, और नया माल लेगा। नया माल पुराना, मतलब पुराना पेमेंट करता जाएगा, नया माल लेता जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे कि मैंने बोला जतिन, मरियम और सृष्टि यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, तो क्या मैं ये इम्प्लाइडली देख सकती हूँ या मैं ये बोल सकती हूँ कि जतिन जितना चाहे क्रेडिट उठा सकता है और माल बेच सकता है, एंड इट इज सेम विद सृष्टि एंड मरियम, कि जितना जितना भी वो माल दे रहा है, जितना भी वो जितना क्रेडिट दे रहा है, क्रेडिट देके वो भी गुड्स उठा सकता है और वो बेच सकता है। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये तीनों, जतिन, सृष्टि और मरियम, अपने लेवल पे क्रेडिट ले सकते हैं, दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं? क्या ये Yes, ma'am. क्या ये इम्प्लाइड है? यस शिवानी? Ma'am, sorry, I had some network issue. Can you just repeat or summarize this example once again? Okay. So I said that there are 3 partners. ठीक है, 3 partners कैसे हैं? जतिन, सृष्टि और मरियम। ठीक है, there are 3 partners. अब they deal in मोबाइल शॉप, मोबाइल बिजनेस। ठीक है, मोबाइल्स में डील करते हैं। अब मोबाइल में डील करते हैं यार, तो मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ बिजनेसेस जहां पर आप ना क्रेडिट लेकर काम करते हो। मतलब ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस में होता है, ठीक है, कि आप यू टेक द क्रेडिट एंड देन आप काम करते हो। ठीक है, मतलब
क्रेडिट लिया, आपने वहां से मोबाइल्स मंगवाए, आपने इसको इधर बेचा, और जो उससे प्रॉफिट आ रहा है फिर आपने उस बंदे को, जो भी आपने गुड्स लिए थे उससे, आप उसको वापस कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये पूरी साइकिल चल रही है। ठीक है, ये क्या चल रही है, पूरी साइकिल चल रही है। और साइकिल में क्या चल रहा है कि भैया आपने उनसे गुड्स लिए, आपने बेचे, फिर उनको पैसा दिया, फिर उनसे क्रेडिट लिया। ठीक है, तो ये पूरा आपका साइकिल चल रहा है। ठीक है, अब इस साइकिल में मैं ये कह सकती हूं क्या कि जतिन, सृष्टि और मरियम, ये तीनों लोग जो हैं, ये अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे जितना चाहे क्रेडिट दे सकते हैं और जितना चाहे क्रेडिट ले सकते हैं, या जो भी वो लोग गुड्स उठा रहे हैं उनको अपने आप सेल कर सकते हैं। क्या ये इम्प्लाइड है कि यहाँ पर अगर 3 पार्टनर्स हैं, सृष्टि, मरियम और जतिन, तो ये क्या तीनों इस तरीके से बिजनेस में डील कर सकते हैं? ये क्या इम्प्लाइड है? यस शिवानी? Ma'am, I don't think so. It's implied because they are working as a partner for a mutual agent. So I think so. They need to convey or confer among themselves. Okay. Okay. Anybody else? Yes, Mariam? It is implied if there is a prior agreement for the same. कि एक बार Yes. agreement हो गया, for future actions के लिए वो implied हो जाएगा. Yes. Yes, Ahmed? I think implied होगा because at the end of the day जो profit है वो firm का ही हो रहा है, तो उसके course of business में ही हो रहा है. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर जैसे अभी मरियम ने बोला, मरियम, जब हम इम्प्लाइड अथॉरिटी देखते हैं ना, तो इम्प्लाइड अथॉरिटी का पता है मतलब क्या होता है? इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब होता है वो अथॉरिटीज जो कि एक्सप्रेसली कहीं भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? वो अथॉरिटीज जो कि एक्सप्रेसली, ठीक है, एक्सप्रेसली कहीं भी डिफाइंड नहीं है। हमने जब एक्सप्रेस अथॉरिटी पढ़ी थी तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि भैया यहाँ पर पार्टनर क्या है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अग्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, वेराज अगर आप इम्प्लाइड अथॉरिटी में देखोगे ना, कोई एग्रीमेंट नहीं है यहाँ पे। It is by the conduct. यस, इट इज बाय द कंडक्ट। ठीक है, यहाँ पर पार्टनरशिप अग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड बोल लो, ये भी साइलेंट है। ठीक है, तो जो इम्प्लाइड अथॉरिटीज होती हैं, इम्प्लाइड अथॉरिटीज का मतलब ही यही है कि जो अथॉरिटीज विच आर नॉट एक्सप्रेसली डिफाइंड। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जाम्पल लो। ठीक है, अब जतिन, मरियम और अहमद, ये तीनों पार्टनर्स हैं। ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स हैं। अब मेरा क्वेश्चन यहां पर ये है कि अगर मान लो जतिन कोई गड़बड़ काम करता है फर्म में, ठीक है, जिससे ना फर्म को लाइबिलिटीज इनकर हुई हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक अकेला जतिन लाइबल होगा कि जतिन, मरियम और अहमद तीनों लाइबल होंगे? तीन पार्टनर्स हैं, एक की वजह से लाइबिलिटी इनकर हुई है, एक की वजह से लाइबिलिटी इनकर हुई है। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ जतिन लाइबल होगा कि जतिन, अहमद, मरियम तीनों लाइबल होंगे? यस मरियम? मैम तीनों होंगे क्योंकि one acting for all and all acting for one होगा म्यूचुअल एजेंसी। ओके, यस अहमद? आई थिंक सिर्फ जतिन लाइबल होगा बिकॉज जो उसका एक्ट है वो अपने आप में फ्रॉड है, एंड जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है मैंने वो कभी फ्रॉड भी, वर्ड तो कहीं यूज ही नहीं किया अहमद। सॉरी मतलब जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है वो कभी भी अनलॉफुल एक्ट के लिए नहीं हो सकती। ठीक है, सृष्टि? मैम आई थिंक जॉइंटली लाइबल होंगे सारे। ऐसा क्यों? रीजन? मैम बिकॉज सब लोग सॉरी आई गॉट म्यूटेड। मैम बिकॉज एक पार्टनर के एक्ट्स के लिए बाकी लोग भी लाइबल होंगे और बाद में वो उनसे लाइबिलिटी इनकर कर सॉरी बाद में वो उस पार्टनर से लॉसेस वो कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे सब लाइबल होंगे। ठीक है, दिव्या? Yes, ma'am. I think all would be liable because all are acting as mutual agents of each other. ठीक है, अब यहां पर हम जब इम्प्लाइड अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना,
देखो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर ये सिचुएशन है कि 3 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर की वजह से लाइबिलिटी इनकर हो रही है, ठीक है, अगर यहां पर इंप्लाइड अथॉरिटी होगी, अगर यहां पर इंप्लाइड अथॉरिटी होगी, ध्यान से सुनना, तो तीनों पार्टनर्स लायबल होंगे, तो तीनों पार्टनर्स लायबल होंगे। और अगर इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है, आउटसाइड द इंप्लाइड अथॉरिटी काम चल रहा है, तो सिर्फ जेड लायबल होगा, ठीक है। अब ये कैसे कैसे होगा, अब इसको समझो, ठीक है। अब हम इंप्लाइड अथॉरिटीज उनको बोल रहे हैं जो कि एक्सप्रेसली डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब अगर इनमें से ये 3 पार्टनर में से कोई भी ऐसा एक पार्टनर एक्ट करता है जिससे लाइबिलिटी इनकर होती है फर्म की, तो अगर वहां पर इंप्लाइड अथॉरिटी होगी तो सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। अगर आउटसाइड द इंप्लाइड अथॉरिटी काम चल रहा है तो सिर्फ एक पार्टनर लायबल होगा जिसकी वजह से लाइबिलिटी इनकर हुई है, ठीक है। अब यहां पर मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब तुम लोग सोचो थोड़ा इस बारे में, ठीक है। तो जो अथॉरिटीज जो कि एक्सप्रेसली डिफाइंड नहीं है, ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूं कि अब मेरा क्वेश्चन ये है तुम लोगों से कि अगर अथॉरिटीज जो है, जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है जहां पर हमारी तो मतलब एक्सप्रेसली डिफाइंड नहीं है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक अथॉरिटी इम्प्लाइड अथॉरिटी है और दूसरी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए ना हमको 3 देयर इज अ टेस्ट, ठीक है। टेस्ट किस चीज के लिए, कि वेदर इट इज अ इम्प्लाइड अथॉरिटी और नॉट, ठीक है। अब इसके लिए टेस्ट है जिसमें 3 चीजें हैं, ठीक है। अगर ये 3 चीजें, ये तीनों चीजें अगर फुलफिल होती हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई ये इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आएगा, ठीक है। बट अगर तीनों में से एक भी चीज अगर मिसिंग है, इफ एनी ऑफ द 1 आउट ऑफ 3 इज मिसिंग, वो इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंडर में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। व्हाट आर द कंडीशंस जो कि एक फर्म को बाइंड करेंगी, ठीक है, एक इम्प्लाइड अथॉरिटी में, ठीक है। सो देयर आर 3 थिंग्स, रिमेंबर देयर आर 3 थिंग्स। सबसे पहला है नॉर्मल बिजनेस, ठीक है। अगर कोई भी एक्ट नॉर्मल बिजनेस में किया है, ठीक है, तो वो फर्म को बाइंड करेगी, ठीक है। और अगर कोई भी एक्ट या कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा किसी भी पार्टनर ने किया है जो कि नॉर्मल बिजनेस से रिलेट नहीं होता, ठीक है, तो वो बाइंड नहीं करेगी फर्म को, इवन इफ अगर वो फर्म के नाम पे भी की हो, ठीक है। अगर वो फर्म के नाम पे भी करी है उसके बाद भी वो डिफाइन नहीं होगी। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल समझो, ठीक है, ये एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, ठीक है। राजू, गाजू, बाजू, ठीक है, ये 3 पार्टनर्स हैं, मोबाइल शॉप चलाते हैं, ठीक है। क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं गुड्स को बाय करने के लिए, सेल करते हैं, जो प्रॉफिट आता है उससे वापस रीपेमेंट करते हैं, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, राजू के घर में कुछ रिलेटिव्स आए, ठीक है। तो राजू ने क्या सोचा कि यार फर्म के पास में ही एक बार है, ठीक है, चलो घर पे रिलेटिव्स आ रहे हैं, सैटरडे संडे है, विस्की ले आते हैं, जैक डेनियल्स ले आते हैं पीने के लिए। वो जाता है, जाकर बोलता है कि भाई एक पेटी दे दो आप जैक डेनियल्स की मुझे, और फर्म के नाम पे बिल बनवा लेता है, फर्म के नाम पे वो पेटी जेडी की उठा ले आता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 3 पार्टनर्स है, राजू, गाजू, बाजू, ठीक है, ये डील किसके में करते हैं, मोबाइल शॉप में करते हैं, ठीक है। मोबाइल बेचते हैं, क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो राजू ने जो काम किया है, जो उसके घर में रिलेटिव्स आ रहे हैं उनके लिए विस्की का कैरेट लेकर आए हैं, ठीक है, विस्की का पेटी लेकर आए हैं, वो भी फर्म के नाम पे लेकर आए हैं, तो क्या ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आएगा? यस मरियम। No, ma'am, it will not be there because the main act or main business is of the mobile, not of the drinks. ओके, तो यहाँ पर सिर्फ राजू ही लाइबल होगा कि राजू, गाजू, बाजू तीनों लाइबल होंगे? Only Raju will be liable. ठीक है। यस दिव्या।
Yes, ma'am, same. Only Raju will be liable क्योंकि वो normal business में उसका act नहीं हुआ है. Normal business mobile phones का है, whiskey buy करने का नहीं. ठीक है, तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती हूँ, ठीक है, अब मैं ये बोलती हूँ कि राजू ने ना लोन लिया, ठीक है, किस लिए? गुड्स को बाय करने के लिए, और अपने फर्म के नाम पे उसको बेच रहा है। अब अगर कोई भी लाइबिलिटी इनकर होती है तो क्या ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है? मैम प्लीज रिपीट। मैंने अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, ठीक है। मैं ये कह रही हूं कि पहले तो राजू विस्की लेने गया तो वो तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं था। अब मैं ये बोल रही हूँ कि राजू अगर लोन लेता है, किस लिए लोन लेता है? गुड्स को लेने के लिए लोन लेता है, उसको अपने फर्म के नाम पे सेल करने के लिए लेता है। तो अब अगर कोई भी लाइबिलिटी इनकर होती है तो सिर्फ राजू लायबल होगा कि तीनों पार्टनर्स लायबल होंगे? हाँ मरियम। All three will be liable because he is acting in the normal course of business. ओके, यस जतिन। The same reasoning, ma'am. All three. यस, तो मतलब यहाँ पर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी एक्ट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया है वो हमेशा फर्म को बाइंड करेगा, और अगर नहीं किया गया है, ठीक है, भले ही वो फर्म के नाम पे हुआ हो, उसके बावजूद भी बाइंड नहीं करेगा। तो ये सबसे पहला टेस्ट का, आप इम्प्लाइड अथॉरिटी के टेस्ट का सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज नॉर्मल बिजनेस, ठीक है। नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है यूज। यस अहमद। मैं वो जो जेडी वाला एग्जांपल दिया था, अगर वो वही एक पेटी जेडी के लाता है किसी बहुत बड़े क्लाइंट को एंटरटेन करने के लिए, देन विल इट बी इम्प्लाइड अथॉरिटी और नॉट? डेफिनेटली, अगर क्लाइंट के लिए लेकर आ रहा है और नॉर्मल यूज कोर्स ऑफ, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसको, हम फर्म नेम पर हम जब ये अभी यूजुअल वे ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस करेंगे ना, ये जो सेकंड पॉइंट आ रहा है इसमें हम ये एग्जांपल भी लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर जेडी का नहीं, बट हम रिफ्रेशमेंट का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो अब सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है? यूजुअल वे ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भैया अगर कोई भी एक्ट, ठीक है, जो आप रोज या जनरली करते हो, ठीक है, या आम तौर पे आप जो अपना बिजनेस कैरी कर रहे हो उसमें भी ये एक्ट करते हो, ठीक है, जो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप रोज कर रहे हो, या तो आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, अगर आप वो काम कर रहे हो, अगर वो एक्ट हो रहा है तो फर्म को बाइंड वो करेगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, ठीक है, और दो चीजें क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस का नेचर क्या है पहली इस चीज पे डिपेंड करता है, और यूसेज ऑफ ट्रेड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, मैं, जतिन, सृष्टि, मरियम, हम चार लोगों ने मिलकर एक लॉ फर्म खोली है, ठीक है। अब यार लॉ फर्म में जब आप टाइप, अभी हमने खोली है तो हमने कुछ प्रॉपर्टी एज सच फर्म में ली नहीं है, जेरोक्स मशीन या प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर नहीं है, ठीक है, पेन पेंसिल भी लेना जाने पड़ता है तो स्टेशनरी भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमने लॉ फर्म खोली है और अब हम रोज, ठीक है, हमें अगर स्टेशनरी लेनी है या हमें प्रिंट आउट्स लेना है तो एक XYZ शॉप है, हम वहां से वो पूरा काम कराते हैं, ठीक है। अब हम काम कैसे कराते हैं? हम काम क्रेडिट पे कराते हैं, ठीक है। मतलब जनरली आपने देखा होगा बिजनेस में, जब भी कोई भी बड़ा बिजनेस होता है या आप कोई सा भी देख लो बिजनेस, वहां पर अगर स्टेशनरी लगती है या प्रिंट आउट की जेरोक्स मशीन लगती है, तो आप अगर उसको बाहर से आउटसोर्स कर रहे हो तो आप क्या करते हो? आप क्रेडिट पे ले आते हो और महीने भर बाद आप उसको रीपे कर देते हो जब आप नया क्रेडिट पे चीजें लेते हो तो, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हर महीने आप क्रेडिट पे चीजें ले रहे हो और क्रेडिट पे चीजें दे रहे हो, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर मैं जाती हूँ एक दिन, ठीक है, और मैं कुछ 5-10 हजार रुपए का ना क्रेडिट पे सामान ले आती हूँ, ठीक है, क्रेडिट पे क्या ले आती हूँ? सामान ले आती हूँ। अब इस बारे में एक बाकी सबको, अब ठीक है यार, ये तो नॉर्मल यूजुअल वे है हमारा काम करने का, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं गई और मैं लेकर आ गई, काम चल रहा है हमारे फर्म का,
अब मुझे एक बात बताओ, इसमें लाइबिलिटी किसकी होगी? सिर्फ मेरी होगी कि मेरे चारों पार्टनर्स की होगी? सिर्फ मेरी होगी कि चारों पार्टनर्स की होगी? मैम एग्जाम्पल समझ में नहीं आया। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और हमारी एक लॉ फर्म है। 4 पार्टनर्स हैं, हमारी एक लॉ फर्म है, ठीक है। उस लॉ फर्म में हम लोग स्टेशनरी यूज कर रहे हैं, चलो ठीक है, सिर्फ स्टेशनरी सोचो, पेन पेंसिल बुक्स हमारे फर्म की नाम की प्रिंटेड, ठीक है, वाटर बॉटल प्रिंटेड फर्म के नाम की, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम हर महीने ये जो स्टेशनरी ले रहे हैं ना अपने फर्म के लिए, वो हम क्रेडिट पे लेते हैं, ठीक है, हम क्रेडिट पे लेते हैं। हमने एक दुकान बांध ली अपनी, ये हम हर रोज क्रेडिट पे लेते हैं, ठीक है। और हर महीने क्या करते हैं कि उनको लिस्ट भेज देते हैं कि हमें इतनी पेंसिल की रिक्वायरमेंट है, हमें इतनी बुक्स की रिक्वायरमेंट है, आप हमें भेज दो, ठीक है, क्रेडिट पे हम उनसे ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो एक दिन क्या होता है, ठीक है, कि मैं जाती हूँ उस स्टेशनरी शॉप पे, ठीक है, वहां से जाती हूँ और वहां से उठा 5-10 हजार रुपए का सामान उठाकर ले आती हूँ, ठीक है। मैं बोलती हूँ भाई ठीक है, ये तो हम लोग हर महीने करते हैं, तो हर महीने हम लिस्ट भेजते हैं, बट इस बार मैं खुद चली गई और मैं लेकर आ गई। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर इस एग्जाम्पल में अगर मैं अकेली लायबल होंगी कि चारों पार्टनर मेरे साथ लायबल होंगे? यस मरियम। If you have taken that stationery for the law firm, then all the 3 will be liable. But if you have bought them just for your personal use, then only you will be liable. ठीक है। यस मोहित। All the partners will be liable because the act of the partner was done in a usual course of business. Correct. And correct. In addition to that, the nature of business of a law firm is such that stationery will be used in such a manner, and that usage of that is also it was done in the ordinary course of nature. Yes. Yes, Divya. Yes, ma'am. Same. The law firm will be liable because act is done in the usual way of business. Yes. Komal, were you saying something? कोमल, अब समझ आया? Same thing. All the partners will be like. समझ आया ना एग्जाम्पल? Yes, ma'am. सबको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब अगर मान लो, ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल सुनो इस चीज का, ठीक है। अभी जैसे कि मुझे किसने, अहमद ने पूछा था ना कि अगर वो अपने क्लाइंट के लिए लेकर जाता तो, ठीक है। अब यार मेरी फर्म में क्लाइंट आया है, ठीक है, मैं मरियम अहमद हम तीनों की फर्म है और मोहित हमारा क्लाइंट आया हुआ है। अब यार बड़ा परेशान है केस वेस को लेके, सुबह 9 बजे का आकर बैठा हुआ है, ठीक है। इसको ठीक है, अब टेंशन में अब 9 बज गया, 1 बज गया, लंच का टाइम हो गया, ठीक है। अब हमारा क्लाइंट आया हुआ है, भाई चाय कॉफी भी पूछेंगे, खाना भी पूछेंगे। तो हमारे फर्म के पास ना एक खंडेलवाल जी की दुकान है, ठीक है, एक खंडेलवाल जी की दुकान है हमारी फर्म के पास। वहीं से जितने क्लाइंट आते हैं उनके लिए चाय भी आती है, कॉफी भी आती है, और कभी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग आर्ग्यूमेंट्स या डिसीजंस लेने हो या डिस्कशंस चल रहे हो, तो भाई क्लाइंट है तो उसको आपको रिफ्रेशमेंट्स या आपको लंच के लिए भी पूछना पड़ता है, ठीक है। अब वो सारी चीजें वहां से आ रही हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये जो एक्ट चल रहा है मेरा, ये मेरे यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंडर में आएगा? कि भाई कोई भी क्लाइंट आ रहा है मेरा, उधर से ही मेरी सारी चीजें आ रही हैं, वहीं से चाय कॉफी नाश्ता सब। हाँ कोमल। Yes, ma'am. As it is in the usual course of business to buy the refreshment products from that shop only. Yes. Yes, Mariam. Ma'am, same. Yes. Yes, Divya. I'm same answer. ठीक है, अब चलो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब एक फ्रेंड है मेरा जो कि मेरा क्लाइंट है, ठीक है। मैं मरियम अहमद हम तीनों हैं पार्टनर फर्म के, मोहित मेरा फ्रेंड है
मेरा क्लाइंट भी है। सारे डिस्कशन होने के बाद मैंने बोला मोहित यार आज तो फ्राइडे नाइट है, चलो यार कहीं चलते हैं, बढ़िया बैठेंगे, विस्की विस्की पियेंगे। मोहित बोला ठीक है चलो। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरा एक्ट है क्या वो मेरे यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में है? यस मोहित? No, ma'am, because it was done in a personal capacity, and the nature of business in this particular example does not entail such kind of actions. yes दिव्या? Same answer, ma'am. No. ठीक है। यस मरियम? No, ma'am. ठीक है, तो अब समझ आया कि यूजुअल वे ऑफ कैरिंग बिजनेस क्या है। ठीक है, यूजुअल वे ऑफ कैरिंग बिजनेस में अगर यूजुअल वे आपका जो भी है कैरी करने का, अगर वो उसमें कोई एक्ट हुआ है तो ऑलमोस्ट पूरी फर्म लायबल होगी। ठीक है, जैसे हमने वो स्टेशनरी वाला देखा, अगर मैं मान लो स्टेशनरी लेकर आ गई हूँ, ठीक है, और उसका मैंने कुछ उस वजह से लाइबिलिटीज इनकर हुई हैं, तो वो पूरी फर्म को होंगी, क्योंकि मैं यूजुअल वे ऑफ कैरिंग बिजनेस में मैंने अपना कंडक्ट किया है। ठीक है, मेरा बिजनेस का नेचर ही वही है कि अगर मेरे बिजनेस, मेरा फर्म है, ठीक है, मेरे फर्म में स्टेशनरी भी लगेगी। ठीक है, और अगर वो स्टेशनरी लगी है और अगर मैं उसको खरीद के आई हूं, ठीक है, और उससे कोई भी लाइबिलिटी इनकर हो रही है, तो वो पूरी फर्म को बाइंड करेगा। अगर कोई भी एक्ट यूजुअल वे ऑफ बिजनेस में हुआ है तो वो पूरी फर्म को बाइंड करेगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है इन द फर्म्स नेम। यस मोहित? Just a confirmation, ma'am. Here, usage of trade refers to anything, any particular thing that has been perhaps bought by the partner, and what exactly for what reason he has bought it and how he is using that, right? हाँ, हाउ वी आर यूजिंग दैट। अब अगर आप कुछ भी, अगर जैसे मैंने आपको ये इतने सारे एग्जांपल्स जो दिए हैं, ठीक है, हम उसको किस तरीके से, उस ट्रेड का यूसेज हम किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, उस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, एक तो आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा। अब नेचर ऑफ बिजनेस में हमने जैसे कि देखा कि भाई अगर हमारे यहाँ क्लाइंट आ रहे हैं तो हम बाउंड हैं, हम कितने, आप ये सोचो ना, आप लोग कभी किसी ज्वेलर शॉप पे गए हो या कभी आप शोरूम्स पे जाते होगे, आप वहां पर देखते होगे, आप जाकर बैठते होगे, वो आपसे पूछते हैं टी और कॉफी मैम। ठीक है, तो ये उनका नेचर ऑफ बिजनेस है, वो जो यूजुअली ये कैरी करते हैं अपने बिजनेस में कि भाई अगर उनके पास क्लाइंट आया है, नो मैटर वो कुछ खरीदे या ना खरीदे, बट आपको उसको फैसिलिटेट पूरा करना। ठीक है, Okay, thank you. अब नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट इन द फर्म्स नेम। ठीक है, अब यहां पर ये कह रहा है कि जो भी एक्ट है, ठीक है, वो फर्म के नेम पे होना चाहिए, और अगर फर्म के नेम पे नहीं हो रहा है ना, तो ऐसा इंटेंशन दिखना चाहिए कि भाई वो फर्म के नाम पे है। क्या है यहाँ पर, 2 पॉइंट मैंने बोले। सबसे पहले जो भी एक्ट आप कर रहे हो वो फर्म के नाम पे होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर आप अदर मैनर देखो तो वो सिर्फ ऐसा इंटेंशन दिखना चाहिए उसका कि उसने उसको फर्म के नाम पे किया है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझो। मैं, मरियम, अहमद, हम 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, हम लोग ना रिटेल स्टेशनरी का काम करते हैं, मतलब हम होलसेल में लेते हैं माल। ठीक है, हम होलसेल में गुड्स को लेते हैं, वी बाय गुड्स एट होलसेल एंड देन वी सेल इट ऑन रिटेल। ठीक है, अब हुआ क्या, एक दिन मैं गई, मैंने 5000 रुपीज का सामान ले लिया। ठीक है, कैसे, होलसेल पे ले लिया। किस पे लिया, होलसेल पे ले लिया, और मैंने बहुत फैंसी सी पेंसिल्स, रजिस्टर्स, स्टेपलर्स, ये सब चीजें ले ली। और मैंने क्या किया, मैं घर गई और मैंने अपनी बेटी को बोला कि ये ले, मैंने तेरे लिए ना साल भर का स्टेशनरी का सामान भर दिया है, अब मुझसे मत बोलना कि स्टेशनरी नहीं है मेरे पास। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, मुझे अब ये यहाँ पर बताओ कि क्या ये इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंडर में आएगा? मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से, क्या ये इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंडर आएगा? सेकंड क्वेश्चन सुनना ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, क्या यहाँ पर सिर्फ एक्स अकेला लाइबल होगा कि तीनों पार्टनर्स लाइबल होंगे, या मैं सिर्फ लाइबल होंगी, या मैं, मरियम और अहमद हम तीनों लाइबल होंगे?
बहुत सोच समझ के आंसर देना इस चीज का। बार बार मैं फिर रिपीट कर रही हूं, मैं, मरियम और अहमद, हम तीन लोग एक रिटेल स्टेशनरी का बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। होलसेल में खरीदते हैं और रिटेल में बेचते हैं। वन फाइन डे मैंने होलसेल में खरीदा और मैंने वो स्टेशनरी जाकर अपनी बेटी को दे दी। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पर तीनों फर्म बाइंड होगी कि नहीं होगी, और इसका रीजन दो। क्या ये इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंडर आएगा कि नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर एक बंदा लायबल होगा कि तीनों बंदे लायबल होंगे? हाँ कोमल। It will come under implied authority as there is intention to bind the firm as the goods are purchased on wholesale. Okay, is there anybody else who can give me much more crisp thing? हमने क्या टेस्ट पढ़ा इम्प्लाइड अथॉरिटी का कोमल? Ma'am, it should be in the firm's name or the manner expressing the intention to bind the firm. नहीं, सुनो ना, अभी हमने 3 पॉइंट पढ़े ना यहाँ पे। Yes, ma'am. Usual course of business हाँ। or normal business. हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ ना, ये तीनों चीजें लगाओ ना। नॉर्मल बिजनेस को लगाओ, यूजुअल वे ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस को लगाओ और फर्म नेम पे लगाओ। क्या ये तीनों टेस्ट फुलफिल हो रहा है इस एग्जाम्पल में? Ma'am, according to the wholesaler, all these tests are completed as wholesaler don't know whether these goods are for the child or for selling purpose. हाँ, मतलब थर्ड पार्टी, अभी वो उस पॉइंट पे भी हम आएंगे। मतलब अभी थर्ड पार्टी को पता नहीं है कि हम ये किसके लिए लेकर जा रहे हैं, है ना? हाँ अहमद बोलो। I was just stating the same thing that when you purchased it, it was not ascertained as to you are purchasing it for the firm or you are purchasing for it for your own use, and whether you were using the assets of the firm for that. ठीक है। Yes, दिव्या। No, ma'am, there is no implied authority because the act is not done in the normal business, neither it is done in the usual business, and it is also not done in the name of the firm. It is, you have purchased it for your daughter, so I don't think there is any implied authority. Divya will come to this. Yes, Mariam. There are 3 tests. The first state that the act should be done in the normal business, so which is not done over here. Second, it says in the usual way of the business, it is same, it is not done. But the third one, you have purchased the stationery in the name of the firm, but for your personal use. So here you will only be liable, although one test is being passed, but still only you will be liable, not the other 2 partners. Okay. Yes, Mohit. Ma'am, implied authority was only to the extent of purchasing the particular property for the carrying of business. Here, your act of coming back and it can be impliedly construed from your action that your intention was not to buy that particular product in the name of the firm. देखो भाइयों बहनों, ये ना इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर में आएगा, ठीक है। अब ये कैसे आएगा इसको समझो, ठीक है। सबसे पहला टेस्ट हमने क्या देखा, नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस उनका क्या था कि भाई वो होलसेल में ले रहे थे और रिटेल में बेच रहे थे, ठीक है। ये आपका आ गया। और यूजुअली क्या करते थे कि भाई यूजुअली कैरिंग कैसे, बिजनेस को कैरी कैसे कर रहे हैं कि भाई होलसेल में ले रहे हैं अपना और उसको बेच रहे हैं, ठीक है, और अपने फर्म के नाम पे बेच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब इन द फर्म्स नेम की बात आई तो यहाँ पर 2 चीजें आई हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ध्यान से सुनना, कि या तो वो एक्ट है जो कि फर्म के नाम पे किया है, या तो ऐसा एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ऐसा इंटेंशन दिखा रहा है कि वो फर्म के नाम पे हुआ है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, अगर आप जहां से मैंने स्टेशनरी खरीदी है वहां से मैं जनरली खरीदती हूँ, ये मेरा यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस है,
मैं होलसेल में वहां से खरीदती हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने अपनी फर्म के नाम पे किया है, फर्म के नाम पे लिया है। अब मुझे एक बात बताओ, जिससे मैं स्टेशनरी खरीद रही हूँ जो कि थर्ड पार्टी है, उसको क्या सपना आएगा, उसको क्या सपना आएगा कि मैंने स्टेशनरी किसके लिए खरीदी है? समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा सा भी उसका एसेंस समझ आया कि थर्ड पार्टी तो बोल रहा है कि भाई मुझे क्या लेना देना है, तुम किसी के लिए भी ले जाओ, मेरा तो माल बिक रहा है, मेरे को तो भैया अच्छा है, तुम मुझसे 5 क्या तुम मुझसे 10 का ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थर्ड पार्टी की नजर में, थर्ड पार्टी को तो कोई सपना नहीं आ रहा ना कि आप किसके लिए वो लेकर जा रहे हो। उसने जाकर अपनी बेटी को दिया, वो अलग चीज है। बट हमेशा ये ध्यान रखना कि जब थर्ड पार्टी की बात आएगी, ठीक है, जब थर्ड पार्टी की बात आएगी तो तीनों पार्टनर्स लायबल होंगे। इन द आईज ऑफ द थर्ड पार्टनर अगर कोई भी लाइबिलिटी इनकर होती है तो तीनों पार्टनर्स लायबल होंगे, पूरी पार्टनरशिप फर्म लायबल होगी। बाद में मुझसे मरियम और अहमद पूछ सकते हैं, मुझसे मरियम और अहमद पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क मी, यार वो तुम 5,000 रुपए की स्टेशनरी लेकर आई थी, उसका क्या हुआ? मैंने मरियम और अहमद को बोला यार वो तो मैंने अपनी बेटी को जाके दे दिया। यहां पर मरियम और अहमद दोनों 5,000 रुपए मुझसे ले सकते हैं, मगर थर्ड पार्टी में अगर कोई भी लाइबिलिटी इनकर होती है तो हम तीनों लायबल होंगे, ठीक है। यस अहमद। Just wanted to ask that here in the course of business means that you should sell it in retail further on. But you're not doing that. But because it's towards a third party, you're doing a certain act towards the third party. So that would establishes what you just said. क्या हुआ मरियम समझ नहीं आया इस चीज में? मैम आ गया समझ में, बट देन वो होता है ना कि अच्छा ये होगा। ओके, यस संस्कृति। Ma'am, so basically, ये जो in the firm's name, it should be in the eyes of third party. तो ये जो tests है that are to be performed in eyes of third party, not inside the firm. हाँ, तो मैंने जब क्लास चालू करी थी मैंने आपको क्या बताया था कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, जो रिलेशंस हम थर्ड पार्टी के साथ, जो पार्टनर्स होते हैं एक फर्म के, वो जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं, हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो ये चीजें हम पढ़ रहे हैं वो हम इसको हमेशा थर्ड पार्टी के पर्व्यू में ही पढ़ेंगे, ठीक है। Right, ma'am. Ma'am, another thing is, yes. I have still a confusion between normal way of doing business and usual course of carrying on the business. But there's a very thin line between the two. Yes. So देखो, how do we differentiate between? देखो नॉर्मल बिजनेस आप ये बोल सकते हो कि भाई जो भी आप रोजमर्रा में आप जो आप डेली, जो एक नॉर्मल, मान लो अब जैसे मान लो मेरा बिजनेस है सैलून का, ठीक है, तो ये मेरा नॉर्मल बिजनेस है, ठीक है, ये मैं इसको कैरी ऑन कर रही हूँ। बट यूजुअल वे ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस में क्या है कि ऐसे कुछ एक्ट्स में कर रही हूँ जो मैं जनरली उस बिजनेस को करते हुए करती हूँ, ठीक है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस। अब जैसे कि एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल में क्लियर मैंने बोला ना, तुमको बताया ना कि मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनको मैं रोज पूछ रही हूँ चाय कॉफी के लिए, तो दिस इज द वे आई कैरी माई बिजनेस। सलून का जो है वो तो मेरा नॉर्मल बिजनेस है, ठीक है, सलून का बिजनेस है, बट उस बिजनेस के अंडर जो मैं जिस कंडक्ट के साथ मैं चल रही हूँ वो मेरा यूजुअल वे ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस है। समझ आया संस्कृति? मैम, सो बेसिकली नॉर्मल बिजनेस है कि मैं एक सैलून चला रही हूँ एंड दिस इज द वे आई डू माय बिजनेस। मेरा ये I run it at this location and everything. And usual way of doing it is basically that if my clients come in, then I'll book the हाँ, मतलब that. जैसा आप कंडक्ट रखना चाह रहे हो ना, आप जो भी कंडक्ट आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो करते हो, ठीक है। अब आप रोज आप क्या करते हो, आप उठते हो, ब्रश करते हो, ठीक है, आप रोज उठते हो, ब्रश करते हो, फ्रूट्स खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो ये जो है ये आपकी दिन की एक्टिविटीज हैं जो आप कर रहे हो, राइट। ये आपकी दिन की एक्टिविटीज हैं जो आप कर रहे हो। तो जिस तरीके से आप इस बिजनेस को कैरी कर रहे हो, आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपका मन है यार चाय कॉफी पिलाना है पिलाओ, नहीं पिलाना है मत पिलाओ,
तरीके से बात करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, क्लाइंट वैसे ही नहीं आएगा। ठीक है, तो जो यूजुअली आप अपने रोज जब उस बिजनेस को कैरी करते हो, आप जो अपना कंडक्ट बनाते हो, उसको हम यूजुअल वे ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस बोलेंगे। ठीक है? Yes, ma'am, got it. यस मरियम? मैम कैन यू प्लीज रिपीट दैट पार्ट जिसमें ये सारे टेस्ट जो है वो थर्ड पार्टी के लिए है? मैम समझ में नहीं आई वो बात। यार देखो, इम्प्लाई यहाँ पर हमें सिर्फ इतना समझो कि इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि नहीं है, उसके लिए 3 टेस्ट है। ठीक है? सबसे पहला नॉर्मल बिजनेस है। अगर कोई भी एक्ट नॉर्मल बिजनेस में किया गया है वो बाइंड होगा, नहीं अगर नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड है बाइंड नहीं होगा, भले ही वो फर्म के नाम पे किया हो। ठीक है? हमने क्या एग्जाम्पल लिया था? XYZ 3 लोग हैं, मोबाइल शॉप है, लोन लिया है। ठीक है, लोन देते हैं, क्रेडिट लेते हैं, व्हाटएवर XYZ। अपने रिलेटिव के लिए विस्की लेकर आ रहा है, फर्म के नाम पे लेता है। ठीक है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है रे बाबा उसका। नहीं, यस मैम। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक एक्स अकेले लायबल होगा। ठीक है, पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? यूजुअल वे ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस। जनरली आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में करते हो, आप जब अपना बिजनेस कैरी करते हो, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं यूजुअल वे ऑफ कैरिंग बिजनेस। जो भी आपका कंडक्ट रहता है आपके बिजनेस को चलाने के वक्त, आपका क्लाइंट आ रहा है, आप उसको लंच पूछ रहे हो, आप उसको चाय कॉफी पूछ रहे हो। ठीक है, आप स्टेशनरी, आपके फर्म के लिए स्टेशनरी जरूरी है, आप हर महीना स्टेशनरी ले रहे हो। ठीक है, इधर कहीं भी कोई भी अगर लाइबिलिटी इनकर होती है तो पूरा फर्म को बाइंड करेगी, वो थर्ड पार्टी पूरी फर्म को बाइंड करेगी। ठीक है, इन द फर्म नेम में 2 चीजें बड़ी हैं, सीधी सीधी बोल रही हैं, सिर्फ 2 चीजें। क्या बोल रही हैं? या तो कोई भी एक्ट ऐसा है जो फर्म के नाम पे किया हो, और या तो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ये इंटेंशन शो कर रहा है कि हाँ वो फर्म के नाम पे किया गया। यही 2 चीजें। तो ये जो 3 टेस्ट हैं, अगर ये 3 टेस्ट पूरे फुलफिल हो रहे हैं, पूरे ये तीनों में से तीनों चीजें फुलफिल हो रही हैं, वो इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंडर में आएंगी। और अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग है तो वो आउटसाइड द इम्प्लाइड अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ समझ आया सबको? कहीं मैम बस एक छोटा सा डाउट है। रेज हैंड करो और बोलो। हाँ मरियम बोलो। मैम ये इंटेंशन वाला पार्ट जो है वो एक ऑप्शनल पार्ट है थर्ड टेस्ट में या फिर मैंडेटरी है? नेम ऑफ Optional द है। फॉर्म में। देखो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, 2 चीजों की बात हो रही है, या तो ये हो या तो वो हो। ठीक है, या तो फर्म के नाम पे किया हो, या तो ये इंटेंशन ऐसा शो कर रहा है कि हाँ फर्म के नाम पे किया गया। ओके मैम, गॉट इट, थैंक यू। समझ आया? ठीक है, अच्छा अब एक छोटा सा ट्विस्ट और ले लो इस एग्जाम्पल में, जो अभी हमने XY मतलब हमने जो ये रिटेल स्टेशनरी वाला लिया है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं गई होलसेलर के पास, ठीक है, क्या करी, मैं गई होलसेलर के पास, मैंने वहां से 5,000 रुपए का सामान खरीदा, आधा 2,500 रुपए का सामान मैंने फर्म में दे दिया, और 2,500 रुपए का सामान मैंने अपनी बच्ची को दे दिया। अब क्या लाइबिलिटी इनकर होगी? अब क्या लाइबिलिटी इनकर होगी? क्या होगा यहाँ पर? सिर्फ क्या होगा बोलो अहमद? मैम थर्ड पर्सन से कुछ लाइबिलिटी नहीं होगी, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में भी था। एंड जो आपके को पार्टनर्स हैं वो आपसे रिकवर कर सकते हैं, बट हाफ ऑफ इट। हाँ मतलब 2,500 मेरे से रिकवर कर सकते हैं, राइट? हाँ जी। हाँ बस ठीक है, समझ आया सबको? सब अनम्यूट करके फटाफट बोलो। Yes, ma'am. क्लियर Yes, है? ma'am. Yes, ma'am. कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं भी कॉन्सेप्ट में? समझ आया कि हमने क्या पढ़ा है आज? इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या क्या चीजें देखी हैं, और एक्सप्रेस अथॉरिटी में क्या क्या चीजें देखी हैं? Yes, ma'am. अब ये चीज अभी हमने ये जो 3 टेस्ट देखे इम्प्लाइड अथॉरिटी के, ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज, यस कोमल बोलो बोलो। Just one clarification. Can we Yes. say normal business is what firms intends to do and usual way of business is how firm will do it?
ठीक है, हाँ कह सकते हो आप। हाउ, हाँ करेक्ट है, राइट। यस कोमल। मरियम प्लीज ये एक्ट, ये 19 तो खत्म कर लें पूरा। 19 सब क्लॉज 2 फटाक से हो जाएगा, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। ये तो हम बाद में भी कर लेंगे, ये तो फटाफट हो जाएंगे बाद के, क्योंकि इतना पढ़ लो फिर हम क्लास को एंड कर देंगे, राइट? Okay, ma'am. है ना? अब यहां क्या कह रहा है, एक्ट्स आउटसाइड इम्प्लाइड अथॉरिटी, ठीक है? कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, एक्ट्स आउटसाइड इम्प्लाइड अथॉरिटी? अभी हमने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बहुत अच्छा, अभी इम्प्लाइड अथॉरिटी में, कि अगर इम्प्लाइड अथॉरिटी होगा तो क्या होगा, पूरी फर्म या पूरे पार्टनर्स लायबल होंगे, और अगर इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होगा तो एक बंदा जिसकी वजह से कोई भी लायबिलिटी इनकर हुई है वही लायबल होगा। हाँ कोमल। Acts for which the partner will only be liable, not the firm. नॉट द फर्म, यस, ठीक है? मतलब कुछ भी कर लो आप, ठीक है, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी से बाहर है, ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सारे इम्प्लाइड अथॉरिटी से बाहर हैं। तो जो हरकत करेगा जिसकी वजह से लाइबिलिटी होगी, ठीक है, वही बंदा लाइबल होगा, पूरी फर्म लाइबल नहीं होगी, ठीक है? अब सबसे पहला पॉइंट देखो इसमें क्या कह रहा है, सबमिशन ऑफ डिस्प्यूट ऑफ फर्म टू आर्बिट्रेशन, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, आर्बिट्रेशन क्या है एग्जैक्टली? कैन एनीबडी टेल मी? फटाफट बोलो, फटाफट क्लास खत्म करेंगे। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज आर्बिट्रेशन? यस कोमल। It is a method of ADR where the parties resolve the dispute through arbitrator outside the court, and मतलब decision is final and binding. यस, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन का मतलब क्या हुआ? आर्बिट्रेशन का मतलब आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है, स्पीडी ट्रायल है, ठीक है, इसमें क्रिमिनल मैटर्स तो नहीं आते हैं, बट जितने भी सिविल मैटर्स होंगे आपके, वो उसके लिए आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर कोई भी फर्म अपना डिस्प्यूट अगर आर्बिट्रेशन में लेकर जाती है, ठीक है, तो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी से बाहर है, ठीक है, वो क्या है, इम्प्लाइड अथॉरिटी से बाहर है। मगर अगर ये आर्बिट्रेशन की जगह कोर्ट में लेकर जाती है तो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंडर में आएगा, ठीक है? अब अगर मान लो कि एक पार्टनर है, ठीक है, वो लेकर चला गया केस कंपनी का आर्बिट्रेशन में। अब भाई बाकी पार्टनर्स को सेटलमेंट ही नहीं करना है, उनको तो पुख्ता जो भी होगा कोर्ट में, ठीक है, उनको सेटल नहीं करना है, उनको तो अपना बढ़िया अच्छा खासा कंपनसेशन चाहिए, ठीक है? तो जो बंदा आर्बिट्रेशन में उसको लेकर गया है, ठीक है, हम यही कहेंगे कि वो आउटसाइड द कोर्ट, आउटसाइड द एम्प्लॉयड अथॉरिटी काम किया है, ठीक है, और वही अकेला लायबल होगा। और जो अमाउंट आपको एक कोर्ट के सेटलमेंट से मिल सकता था या कोर्ट के डिसीजन से मिल सकता था, वो आप फिर इस बंदे से ले सकते हो जो लेकर गया है आर्बिट्रेशन में, ठीक है? अब यहां पर दूसरा पॉइंट सुनो, अगर ये पार्टनरशिप डीड में शुरू से अग्रीड लिखा है, सारे पार्टनर्स ने अग्री किया है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भाई इसको आर्बिट्रेशन में ही लेकर जाएंगे आगे, अगर कोई भी डिस्प्यूट किसी के साथ भी होता है तो वो क्या होगा, वो एक्सप्रेसली इंप्लाइड होगा कि इंप्लाइड अथॉरिटी में आएगा। यस कोमल, एक्सप्रेस अथॉरिटी में आएगा, ठीक है? हाँ जतन सेम आंसर मैम। हाँ ठीक है, तो क्लियर हुआ ये? अगर कोई भी डिस्प्यूट फर्म का आर्बिट्रेशन में जाता है वो आउटसाइड द इंप्लाइड अथॉरिटी होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है कि ये आर्बिट्रेशन में जाएगा तो वो एक्सप्रेस अथॉरिटी में आएगा, ठीक है? ये दो चीजें अपने दिमाग में रखना, ठीक है? सेकंड पॉइंट है ओपन बैंक अकाउंट। यस कोमल। If the decision is passed by the arbitrator against the partner or the firm, then only the partner taking the arbitration process will be liable or the firm will be liable. अगर इम्प्लाइड अथॉरिटी में है तो पूरी फर्म लायबल होगी। सारे पार्टनर्स अगर अग्री कर रहे हैं आर्बिट्रेशन में जाने के लिए तो 100% पूरी फर्म लायबल होगी। No ma'am, if there is no authority and the person referred the matter to arbitration.
हाँ, अगर नई अथॉरिटी है तो फिर सिर्फ अकेला होगा, और जो भी उसका अमाउंट होगा ना वो बाकी सारे पार्टनर्स इससे ले सकते हैं। Okay. ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ओपन बैंक अकाउंट ऑफ फर्म इन ओन नेम। ठीक है, अब भाई आप एक बात बताओ, खुद के नाम से बैंक अकाउंट खोल रहे हो, ठीक है, वो भी फर्म के लिए, ठीक है, वो भी फर्म के लिए। तो फर्म के नाम पे अगर बैंक अकाउंट खोलना है तो फर्म के नाम पे खोलो ना, अपने नाम पे क्यों खोलना है? तो अगर आप ऐसा करते हो तो भी आप इंप्लाइड अथॉरिटी के बाहर हो। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश क्लेम ऑफ फर्म। ठीक है, अब भाई किसी पार्टनर, किसी फर्म को किसी थर्ड पार्टी से 10 लाख रुपए लेने हैं। ठीक है, किसी फर्म से 10 लाख रुपए लेने हैं। अब मेरी फर्म है, मैं, जतिन और अपूर्वा, हम तीनों फर्म के पार्टनर्स हैं। अब हमारे पास अहमद से हमको 10 लाख रुपए लेने हैं, फर्म को 10 लाख रुपए लेने हैं अहमद से। अहमद मेरे पास आया, बोला यार ठीक है यार अभी 7 लाख रुपए हुए हैं, रख लो। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला चल ठीक है, सेटलमेंट हो गया है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तू 10 तेरे को देने थे और 7 जो है तू दे दिया है, अब तेरे को देने की कोई जरूरत नहीं है। अब जतिन और अपूर्वा मेरे को बोल रहे हैं कि यार ऐसे थोड़ा ना बिजनेस चलता है गरिमा, ऐसे थोड़ा ना चलता है, आप कैसे उसको वहां पर आपने बोल दिया कि नहीं ठीक है कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अब क्या होगा इस सिचुएशन में पता है, अहमद ने तो 10 के साथ मुझे दे दिए, बट वो जो 3 लाख रुपए का नुकसान है ना, वो जतिन और अपूर्वा मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, वो जो 3 लाख रुपए का नुकसान है ना, वो जतिन और अपूर्वा मेरे से ले सकते हैं। यस मरियम? मैम over here if you take 7 lakh from Ahmed and you say कि बाकी 3 जो है वो किस्तों में देते रहना, so how will it affect मैम? अगर वो Will this किस्तों में fall देता in the रहेगा same तो उससे कोई लॉस नहीं हो रहा है ना मरियम हम लोग को, वो तो धीरे धीरे करके देता रहेगा, जिसमें जतिन और अपूर्वा। No मैम आई विल करेक्ट माय स्टेटमेंट मैम। इफ ये हो कि 1 मार्च को 10 लाख रुपए उसे देने थे वापस, पर उसने सिर्फ 7 दिए एंड यू आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड, आपने बोला कि ठीक है नेक्स्ट 3 मंथ्स में तुम बचे पैसे दे देना, तो यहाँ पे तो लॉस हो रहा है, तो मैम हियर यू विल बी लायबल। उसमें मैं लाइबल, हाँ ये मैं कह सकती हूँ, या जतिन और अपूर्वा मेरे को ये जरूर बोल सकते हैं कि तुम्हें बड़ी जिद पड़ी थी 3 महीने का समय देने की, हमें तो आज पैसा चाहिए, तुम हमें 3 लाख रुपए देते हो और तुम अहमद से लेती रहना फिर 3 लाख रुपए, 3 महीने में लो चाहे साल भर में लो, हमें मतलब नहीं। या तो ये भी हो सकता है, या तो फिर मैं जतिन और अपूर्वा को पूछूंगी कि भाई ऐसा हो रहा है, मांग रहे हैं भाई साहब हमसे समय, क्या करें? जतिन अपूर्वा अगर मेरे को बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे पार्टनर्स का कंसेंट हर चीज में लगेगा ही, है ना? थैंक यू मैम, गॉट इट। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज, फिर विड्रॉ ऑफ सूट ऑफ फर्म। ठीक है, अब यहां पर भाई जैसा कि मैंने ऊपर बताया था डिस्प्यूट ऑफ फर्म ऑफ आर्बिट्रेशन में, संस्कृति में आपका क्वेश्चन लास्ट में लूंगी, इसको फटाफट मैं खत्म कर दूं ना 5 मिनट में, 10:15 पे विल जस्ट रैप अप आवर क्लास। ठीक है, तो विड्रॉ ऑफ सूट ऑफ फर्म। अब भैया एक पार्टनर 50 लाख का हमको कॉम्पनसेशन मिलने वाला है कोर्ट से, 50 lakhs का कॉम्पनसेशन हमको कोर्ट से मिलने वाला है, बट होशियारी करे जतिन भैया होशियारी करे, और जतिन भैया चल दिए और उस सूट को विड्रॉ कर लिया। अब मैं और अपूर्वा चटके पड़े हुए हैं जतिन पे कि भाई क्या किया तूने, केस विड्रॉ किया। तो जतिन कहता है मैं क्यों नहीं कर सकता यार, मैं तो एक्टिव पार्टनर हूं उस कंपनी का। जतिन हमको ये बोल रहा है कि भाई वो एक्टिव पार्टनर है और वो कुछ भी कर सकता है, तो भाई अगर तू भी कुछ कर सकता है तो अब ये जो 50 लाख रुपए का झटका फर्म को लगा है ना, मैं और अपूर्वा जतिन से वसूल कर सकते हैं कि भाई तुम्हारी गलती थी, तुम विड्रॉ करने गए, ठीक है, हमने तो तुमको बोला नहीं, और ऊपर से तुम हमको धौंस दिखा रहे हो कि भाई हम तो एक्टिव पार्टनर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो विड्रॉ ऑफ सूट ऑफ फर्म, भैया क्लेम मिलना था वो नहीं मिला, क्यों? क्योंकि जतिन भाई साहब जाकर वहां से विड्रॉ कराए सूट को। तो अब अगर वो 50 लाख का क्लेम जो हमको मिलना था और वो नहीं मिला, तो वो 50 लाख का क्लेम मैं और अपूर्वा जतिन से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एडमिट एनी लाइबिलिटी इन सूट ऑफ फर्म। अब भैया फॉर एग्जाम्पल अब ऐसा लो कि फर्म के ऊपर कोई लाइबिलिटी है, ठीक है, फर्म के ऊपर कोई लाइबिलिटी है।
अब कोई थर्ड पार्टी तुमसे पूछ रही है कि यार क्या सीन है बताओ, और तुम ना बेवकूफों की तरह बोल दियो वहां जाके कि हाँ हाँ हमारे ऊपर तो इतना कर्जा है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। अरे भैया, कुछ बोलने से पहले अपने दूसरे पार्टनर से पूछ तो लो, पूछ तो लो कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो ये चीज है यहाँ पे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। ठीक है, अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्म के बिहाफ पे ली है, ठीक है, तो वो भी आउटसाइड द इम्प्लाइड अथॉरिटी आएगा। ठीक है, मगर अगर आपने कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, और अगर वो इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंडर आ रही है और तीनों टेस्ट को कंप्लीट कर रही है ना, ठीक है, अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी ली है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आएगी, वो इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आएगी, बशर्ते वो तीनों टेस्ट जो हैं, नॉर्मल बिजनेस, यूजुअल वे ऑफ कैरिंग द बिजनेस और फर्म नेम पे, वो तीनों टेस्ट अगर फुलफिल कर रही है तो मूवेबल प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ फर्म। भैया ना आप फर्म के नाम पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हो ना ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट इज एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब भाई दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ आप आप पार्टनरशिप कर लिए हो उस, ठीक है, ये सब नहीं होगा, दिस कैन नॉट बी डन। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो ये बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया जाएगा इसको। ठीक है, और जब रिकंस्ट्रक्शन है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगती है। तो आप एक अकेले पार्टनर किसी और पार्टनरशिप फर्म के साथ आप एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप फर्म में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं ये सारे इम्प्लाइड अथॉरिटी के बाहर हैं। अगर यहाँ पर ये जो सारी चीजें हो रही है ना, अगर कोई इंडिविजुअल ये सारी चीजें कर रहा है सिर्फ वही लायबल होगा, पूरी फर्म को वो बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स है ना इनको याद रखना, बिकॉज ये कभी भी आपको ये जो सेक्शन 19 का कॉन्सेप्ट है इम्प्लाइड अथॉरिटी का, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी पॉइंट है 19 सब क्लॉज 2 में, इनको अच्छे से याद रखना। ठीक है, हाँ संस्कृति बोलो। मैम जैसे आपने पहले तो कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश वाले में जो बोला था, अगर वो डेट पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है देन दैट विल, एंड दूसरों को नॉलेज नहीं है, देन समझ में आता है लायबिलिटी का। बट मैम अगर वो मोड ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट चेंज कर दिया कि तुम इंस्टॉलमेंट 3 महीने बाद दे देना, आपने जैसे कहा था, तो मैम तब तो क्लेम रिलिंक्विश नहीं हो रहा ना कम्प्लीटली, मतलब क्लेम तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बस मैंने डिले कर दिया थोड़ा, डिले कर दिया थोड़ा, हाँ, तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में कर रही हूँ मैं फिर। हाँ, बट आपने कहा था दैट देन इसमें एम्प्लॉयड अथॉरिटी कैसे होगी? देखो, अगर वहां पर अगर पूरा क्लेम रिलिंक्विश नहीं हुआ है, या मैं अगर कोई कॉम्प्रोमाइज में जा रही हूँ, ठीक है, विदाउट एक्चुअली कंसल्टिंग माय पार्टनर्स, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी के बाहर होगा। ठीक है संस्कृति, अगर मैंने कंसल्ट किया है, ठीक है, और अगर तीनों की रजामंदी है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैम सो हर एम्प्लॉयड अथॉरिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पहले कंसेंट लेना पड़ेगा ऑफ द हाँ पार्टनर्स। हाँ, मतलब कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश क्लेम ऑफ फर्म में तो करना ही पड़ेगा ना मेरे को। सो इन ऑल दीज केसेस यू नीड टू टेक कंसेंट ऑफ पार्टनर्स बिफोर ठीक है, एक्टिंग इम्प्लॉयड। हाँ, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप फर्म भी अगर किसी दूसरे के साथ कर रहे हो पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो भैया बड़ा डिसीजन है ना। हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, तो भी सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगती है कि नहीं लगती है। तो अगर आप अपनी फर्म, पार्टनरशिप फर्म को किसी के मतलब अपने किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ, ठीक है, के बिहाफ पे, अपने अपने फर्म के बिहाफ पे उसके साथ जाकर अगर कोई पार्टनरशिप कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश क्लेम ऑफ फर्म की अगर हम बात करें, अगर कॉम्प्रोमाइज अकेले, मैं उसको बोलती हूँ कि भाई 10 के साथ दे दे, टेंशन मत ले, ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीटली मैं लाइबल हूँ, यहाँ पर कोई भी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं लगेगी। ठीक है, बट अगर यही चीज मैं इन लोगों से कंसेंट लेकर पूछ लूं कि भाई यार वो 10 के साथ दे रहा है, तुम लोग एग्री हो क्या, वो क्या बोलेगे, भाई ऐसे बिजनेस होता है क्या, तुम तो लॉस करा रही हो हमारा 3 लाख रुपए का। तो कंसेंट लेना पड़ेगा।
बट अगर उनके कंसेंट की मैंने चिंता ही नहीं करी, मैंने बोला भाड़ में जाओ, तुम्हारे कंसेंट का मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं ही निपट लूंगी इससे क्योंकि मैं एक्टिव पार्टनर हूँ, तब तो पूरा बेड़ा गर्क 3 लाख रुपए का मेरा हो जाएगा ना। 7 तो मैंने ले लिया, 3 बाकी मेरे से 2 ले लेंगे जो मेरे पार्टनर्स हैं। ओके ओके मैम। मैम अनदर थिंग वही सेम था, जब सूट विड्रॉ करने की बात है, इफ दे कुड हैव लॉस्ट देन कैन ही विड्रॉ, मतलब वो तो कॉमन इंटरेस्ट में एक्ट कर रहा है तब फर्म की, मतलब if they were if there is a in the course of the proceedings they are coming to becoming aware that they might lose the case, so if he goes on to withdraw on behalf of the firm, then he's acting in the common greatest advantage of the firm. ठीक है, तब तो implied authority viable रहेगी ना, तब implied authority viable रहेगी, मगर अगर कोई भी लॉस होता है इस चीज से तो डेफिनेटली आपको आप पर्सनली लायबल होगे उस चीज के लिए, इसमें फर्म होल्ड नहीं करेगी कुछ भी। हाँ मरियम। Ma'am, you were saying something of movable property when we were discussing point F. Ma'am, वो repeat कर दी, समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें बोल रहा है, ठीक है, एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है यार कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई छोटी मोटी तो चीज होती नहीं है यार, ठीक है, बहुत महंगी आती है, ये चीज अपन को भी पता है। आज अगर हम कोई जरा सा छोटा सा बिल्डिंग भी देखने जाए ना किसी मेट्रो सिटी में, तो इट विल कॉस्ट अस लाइक अराउंड 2 करोड़ और 2.5 करोड़, वट एवर द प्राइस मे बी अकॉर्डिंग टू द एरिया, ठीक है। तो वो ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि कोई भी पार्टनर अकेला, ठीक है, फर्म के बिहाफ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को अक्वायर नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो अक्वायर नहीं कर सकता तो वो ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। तो एफ और जी दोनों आपके पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो गए। मैंने बोला था अब यहाँ पर सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है। तो जब मैं मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ तो मैं मूवेबल प्रॉपर्टी को ये कह सकती हूँ कि वो इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंडर आएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आएगी, ठीक है, मगर वो क्या रहेगा, अगर वो इम्प्लाइड अथॉरिटी के 3 टेस्ट जो हमने पढ़े ना, नॉर्मल बिजनेस, यूजुअल वे ऑफ कैरिंग बिजनेस और इन द नेम ऑफ फर्म, अगर ये तीनों को वो फुलफिल करती है, ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आएगी, वरना नहीं आएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। तो आर वी क्लियर विद एवरीथिंग? कोमल आपका क्वेश्चन एक बार। हाँ मोहित बोलो। I mean, these cases, if the test that is laid down for the 3 points, if the 3 points are satisfied, then in these cases, can we say that the person is actually acting under implied authority? ये जो हमने जो केसेस अभी पढ़े हैं ना, ये जितने भी H पॉइंट्स तक पढ़े हैं, ठीक है, ये बेसिकली इम्प्लाइड अथॉरिटीज पे एप्लीकेबल नहीं होगी। यस मैम, वो मेरा क्लियर है, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि इफ अगर ये जो 3 जो टेस्ट जो टेस्ट पढ़ा था हमने, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है, क्या इन कंडीशंस में हम ये मान लेंगे कि इम्प्लाइड अथॉरिटी थी? हाँ, अगर वो 3 टेस्ट एप्लीकेबल हैं तो 100% वो इम्प्लाइड अथॉरिटी है। बट अगर आप इन सब पॉइंट्स को देखोगे ना, जो हमने 3 टेस्ट देखे ना, वो पूरे 3 टेस्ट इन पे एप्लीकेबल हो ही नहीं रहे, तो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में आएंगे ही नहीं, ठीक है। Actually, I was a little confused because in subsection 2 it says that in the absence of any usage or custom of trade to the contrary. Section. So, can we construe this as the test? I beg your pardon, please. In the section 19, subsection 2, it says that in the absence of any usage or custom of trade to the contrary, the implied authority of a partner does not empower him to. So basically एक saving clause यहाँ पे दे रहे हैं। हाँ। तो मैम can be जो saving clause दिया है, can be construed as a test, जो test में हम लोग देख रहे थे। तो अगर if that these are satisfied, then can we say that there was an implied authority? Then definitely we can say that कि वो implied authority के अंदर आ रहा है। Okay, thank you. क्योंकि वो 3 टेस्ट ही पूरा, मतलब एक बात बताऊं, इम्प्लाइड अथॉरिटी का पूरा बेस ही वो जो 3 हमने चीजें डिस्कस करी ना, वो हैं, ठीक है। और अगर कोई भी केस आपको मिल रहा है, हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें एक्चुअली 3-4 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जब ये पूरा टॉपिक हम खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम आखिरी के 10 to 15 मिनट्स वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो और क्लैरिटी आ जाएगी तुम लोग के दिमाग में कि एग्जैक्टली हम क्या यहाँ पर बात करने वाले हैं,
ठीक है? Thank you. हाँ, कोमल, इज कोमल देयर? कोमल, हाँ कोमल, क्या क्वेश्चन था? चैट पे आप लिखे हो। Last point, enter into partnership on behalf of the firm. So, ma'am, how can a person or a partner enter into a partnership on behalf of the firm, as the देखो, firm can't enter into a partnership? पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म तो नहीं हो सकती है, बट एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में तो दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ तो जा सकता है ना। It will be in his individual capacity, ना? हाँ वही तो, तभी तो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आ रहा है ना कोमल। But anyhow, ma'am, if this point is not given here, then also this is implied by the act itself. ये हाँ, अगर ये Anyhow, on behalf of the partnership firm, there can't be any agreement to enter into partnership. to it. मैं रुको, Yes, ma'am. एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। हाँ ठीक है, तो वही मेरा पॉइंट है ना कि यार एंटर इनटू पार्टनरशिप बिहाफ ऑफ द फर्म बने से कि कोई एक पार्टनर है, यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर पार्टनरशिप में जा रहा है दूसरी पार्टनरशिप फर्म में, या दूसरी पार्टनरशिप में जा रहा है। यहाँ पर तुम देखो एंटर इनटू पार्टनरशिप लिखा है, पार्टनरशिप फर्म नहीं लिखा है, ठीक है? एंटर इनटू पार्टनरशिप लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर कोई एक बंदा, ठीक है, पार्टनरशिप में जा रहा है दूसरे फर्म के या किसी भी एंटिटी के साथ, तो अपने फर्म के बिहाफ पे, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है एंटर इनटू पार्टनरशिप फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। दो पार्टनरशिप फर्म तो वैसे भी नहीं जा सकती हैं एक दूसरे के साथ, यहाँ पर सिर्फ पार्टनरशिप की बात कर रहा है वो। I understood this point. Then also it is not satisfying section 4. How come? Ma'am, the partnership firm is not a person, as it is not having separate legal identity. And if it is not a person, then the first essential itself is not satisfying. So it can't enter into a partnership Partnership, firm. The partner can't enter into partnership firm on the behalf of firm's name. हाँ, तो इसी वही यार, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ इसके साथ। आप एग्जैक्टली मतलब क्या बोलना चाह रहे हो इस पॉइंट को लेके कि एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है? आप ये बोल रहे हो कि जो सेक्शन 4 को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यस मैम। बट मुझे एक बात बताओ कोमल, हमने जब ये चीज पढ़ी थी तो हमने ये चीज बहुत क्लियरली पढ़ी थी ना कि 2 पार्टनरशिप फर्म एक दूसरे के साथ तो नहीं जा सकते, बट एक पार्टनर, ठीक है, एक पार्टनर दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, ठीक है? ये हम पढ़े थे, राइट? है ना? तो एग्जैक्टली वो यहाँ पर यही कह रहा है कि भाई अगर एक बंदा है, एक पार्टनर है, ठीक है, एक पार्टनर क्या कर रहा है, 3 पार्टनर हैं, यहाँ पर फिर वही बात आ रही है, देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी। ए जा रहा है पार्टनरशिप करने के लिए दूसरे के पास, ठीक है, ठीक है, बाकी 2 का कोई कंसेंट नहीं है यहाँ पे, उनको पता। आई एम सेइंग कि जैसे दूसरे पॉइंट्स हैं उनमें प्राइमा फेसाई इट्स not void or it's not wrong, but in this point it is not satisfying the requirements of section 4, so it's not possible also. Partnership हो ही नहीं सकती है on behalf of firm. On behalf of the firm, you are pretty much right कि partnership नहीं हो सकती है, that is for sure, ठीक है? और अगर कोई बंदा ये करता है तो डेफिनेटली वो इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर नहीं आएगा, बाहर ही है। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है कोमल? Clear. And ma'am, if a question is asked regarding section 19 clause 2, how should we write it, as the points are straightforward? So how can we? देखो as far as section 19 is concerned, I tell you one thing, okay? अगर सेक्शन 19 इम्प्लाइड अथॉरिटी पे कोई क्वेश्चन आता है ना, तो या तो वो शॉर्ट नोट में आएगा, ठीक है, और अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो आपको ये जो आपके पॉइंट्स है ना, ये सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है? और जैसे जैसे मैंने इन पॉइंट्स के साथ आपको एक 2 लाइन में एक एग्जाम्पल देते हुए समझाया है ना, उसको आप वहां पर अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आप उसको वहां पर कोट कर सकते हो इफ यू वांट टू, ठीक है? तो आपको अगर इम्प्लाइड अथॉरिटी पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले आप बताओगे कि इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है, ठीक है? फिर आप ये बताओगे कि इम्प्लाइड अथॉरिटी के 3 टेस्ट होते हैं, उन 3 टेस्ट को आप समझाओगे, ठीक है?
फिर आप ये बताओगे कि कौन सी चीजें एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आती हैं। तो जब हम ये बताएंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। या तो क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द एक्ट्स विच आर आउटसाइड द इम्प्लाइड अथॉरिटी। देन आपको वहां पर सिर्फ सेक्शन 19 सब क्लॉज 2 आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, मॉक में क्वेश्चन आया था तो उसमें डायरेक्टली यही पूछा था विच आर नॉट इम्प्लाइड अथॉरिटी। हाँ, तो उसमें मैंने ये सब पॉइंट स्टेट कर दिए थे, लेकिन बहुत डायरेक्ट और वो डायरेक्ट कॉपी कर दिया ऐसा लग रहा था। नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट कॉपी मत करो। आप देखो, आप जैसे अब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है कोमल, हमने क्या कहा, सबमिशन ऑफ डिस्प्यूट ऑफ फर्म टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना आंसर ऐसे चालू करो कि यार आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है। ठीक है, आर्बिट्रेशन का मतलब है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, जहां पर स्पीडी ट्रायल होता है। अगर अब इफ इन केस कि भाई एक पार्टनर आर्बिट्रेशन में उसको लेके जा रहा है, बाकी 2 लोगों को नहीं है मन लेकर जाने का, उनको कोर्ट से कराना है, ठीक है, फिर उस केस में क्या होगा। तो इस तरीके से आप उसको 3, 4 या 5 लाइन में उसको डिस्क्राइब आराम से कर सकते हो इफ यू वांट टू। जैसे ओपन बैंक अकाउंट ऑफ फर्म इन ओन नेम, भैया अब क्लियर सी बात है, आप क्यों करोगे फर्म नेम अपने नाम पे, फर्म का अकाउंट क्यों खोलोगे। ठीक है, आप उसको 2-3 लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हो। कॉम्प्रोमाइज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भैया XYZ बंदा आया, उसको 10 लाख रुपए हमारी फर्म को देने हैं, मैंने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो बाकी 2 पार्टनर्स मुझसे ले सकते हैं और मैं कंप्लीटली लाइबल हूँ। विड्रॉ ऑफ सूट ऑफ फर्म में भी आप वही कर सकते हो कि कहीं आपका कोर्ट में केस लगा है जहां पर आपको 50 लाख रुपए लेना है, अब मैं गई और मैं विड्रॉ कराई, बाकी 2 पार्टनर्स चटक रहे हैं मेरे पे। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल भी दे सकते हो और आप अपने लैंग्वेज में उसको, एक डिसेंट लैंग्वेज में उसको 2-3 लाइन में समझा सकते हो। अगर सिर्फ इतना ही अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्ट्स ऑफ आउटसाइड द इम्प्लाइड अथॉरिटी। यस कोमल। In these cases, will the remaining partners be not liable, or they will be liable and then they can recover? देखो कोमल, फिर मैं तुमको एक ही चीज बोल रही हूँ, हमने क्या पढ़ा था, इम्प्लाइड अथॉरिटी, ठीक है, अगर एप्लीकेबल होगी तो पूरी फर्म लाइबल होगी, और अगर एप्लीकेबल नहीं होगी तो इंडिविजुअल लाइबल होगा। तो ये जितने केसेस है ना, इसमें इंडिविजुअल लाइबल है, फर्म कंप्लीटली लाइबल नहीं है। ठीक है, ठीक है कोमल। वो हमने एक बार बोला था ना कि अगर एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन का डिसीजन आता है तो वो सब बाइंडिंग होंगे, वो बाइंड होगा सब पार्टनर्स पे, लेकिन वो बाद में रिकवर कर सकते हैं उससे, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ नहीं, देखो अगर कोई भी बंदा जा रहा है आर्बिट्रेशन में, और अगर एट द सेम टाइम अगर आप ये बोल रहे हो ना मेरे को कि यार मैम मेरे को तो नहीं जाना आर्बिट्रेशन में, मैं तो कोर्ट सेटलमेंट में ही ठीक हूँ, ठीक है, मेरे को नहीं जाना आर्बिट्रेशन में, मैं तो इधर, और अगर आर्बिट्रेशन में वो चला भी जाता है तो भी अगर कोई भी अगर लाइबिलिटी वहां से इनकर हो रही है ना, तो वो बाइंड, मतलब वो बाकी सारे पार्टनर्स मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, saying they will not pay at the first place itself. हाँ, they will not pay at the first place, they won't। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आर्बिट्रेशन में पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो वो तो 100% एक्सप्रेस हो ही जाएगा। नहीं लिखा है और अगर बाकी सारे पार्टनर्स कंसेंट नहीं दे रहे हैं और अगर वो चाह रहे हैं कि वो कोर्ट में जाएं, ठीक है, तो फिर आपको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। और अगर वो आर्बिट्रेशन में चला जाता है तो बाकी 2 पार्टनर्स अगर कोई भी लायबिलिटी इनकर होती है तो वो पे नहीं करेंगे। क्लियर बात, ठीक है, चलो क्लियर है सबको। अरे भाई जल्दी बता दो, 10:30 हो रहा है। चलो ओके गाइस, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। Thank you.